एक त्योहार से कम नहीं है। यहाँ से मैं अपनी बात आरंभ करती हूँ। परम आदरणीय मंच जो बुद्धिजीवियों का मेरे समक्ष बैठा है, मेरे सामने बैठा है, मुझे उन सब से बातचीत करने का, उनको देखने का, उनको सुनने का मौका मिला। और मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं सर को और ज़्यादा सुनना चाह रही थी और पता नहीं सर एकदम से कैसे जो है इतनी भावपूर्ण बातें वो कह रहे थे। और वो जैसे ही मैं बाहर से आई तो मुझे लगा कि सर अब जो है अपने स्थान पे आ गए हैं। वेरी सॉरी सर, शायद आपने मेरा ध्यान रखा होगा, लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं था, मेरे लिए आपको सुनना ज़रूरी था। मैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद को हृदय से नमन करती हूँ, नतमस्तक हूँ मैं आपके विश्वविद्यालय के लिए, आपके लिए। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। यहाँ आना गौरव का विषय तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो दो प्रोग्राम हमारे, दो ओकेजन जो हमारे सामने हैं, जिसमें आपका दीक्षा आरंभ समारोह भी है, जिसके विषय में बहुत खुलकर चर्चा हो चुकी है, बताया गया है एनईपी के विषय में, नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विषय में। और दूसरा जो ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, राजभाषा हिंदी के सम्मान में शायद इससे सुंदर दिन नहीं हो सकता जो आज मैंने इस विश्वविद्यालय में देखा है। बहुत बहुत तहे दिल से फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ प्रोफेसर माननीय सारस्वत मोहन मनीषी जी आपका। इससे ज़्यादा प्यारे बच्चों, मेरे पास भी समय बहुत कम है, लेकिन इससे ज़्यादा क्या कहेंगे और क्या समझाएंगे और क्या आपके अंदर बहाएंगे कि वो हिंदी को रक्त बनाकर आपके अंदर, आपके रगों में बहाना चाहते हैं। वो गीतों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से सर ने कोई ऐसी गुंजाइश छोड़ी ही नहीं। मुझे तो सुनकर बार बार लग रहा था जैसे कि मन का आंगन एक बार सुख से सींच भी रहा है कि हम हिंदी वाले हैं, लेकिन एक बार दुख से दरक भी जाता था कि हमारी दशा और दिशा के लिए हमें क्यों कहना पड़ रहा है। हम तो कुछ कहने के क्या है कि हमारे पास इतना गर्व है और फिर भी हमें कहना पड़ रहा है कि अपनी दशा और दिशा देखें। तो मन का आंगन मेरा सुख से सींच भी रहा था और दुख से दरक भी रहा था। दोहरी भावना मेरे अंदर यहाँ पर इस समय पर थी। बैसाखियाँ छोड़ दीजिए, बहुत सुंदर शब्द हैं। हृदय के आसन पर अपनी माँ को बैठाइए। किसी भी माँ का सम्मान करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी माँ जैसी भी है, सीधी सादी है, और अंग्रेजों की माँ अगर पैंट शर्ट वाली खूबसूरत है तो बच्चों ये नहीं कि हम तो उसे ही माँ कहेंगे, नहीं, अपनी माँ है। ये आप भी ध्यान रखिए। हिंदी के समय में इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। मैं यहाँ आई हूँ, मुझे एक दो बातें आपसे जो आज के इस पावन बेला पर मुझे साझा करनी थी, जिसमें एक तो ये था कि मैं जिस महाविद्यालय से हूँ, डीएवी कॉलेज पेहवा मेरा महाविद्यालय है, मैं गौरव अनुभव करती हूँ कि आपके जो वाइस चांसलर हैं माननीय कुलपति जी, वो भी मेरे कॉलेज से ही हैं। और हमारे कॉलेज में एक परंपरा रही है बहुत शुरू से ही कि कहीं भी कोई गेस्ट के रूप में अगर अपने उन महान हस्तियों के पास जाता है, जिनके पास अब पद प्रतिष्ठाएं भी हैं, जीवन की व्यस्तताएं भी हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ भेजता है। तो सर, यहाँ माननीय कुलपति जी यहाँ नहीं हैं, डॉक्टर रणपाल जी जो मेरे साथी रहे हैं, लेकिन उनके लिए डीएवी कॉलेज पेहवा ने कुछ भेजा है, एक सम्मान भेजा है, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सर को कन्वे कर देना। वो बात अलग है कि मैंने उनकी बातों को अपने शब्दों में ढाल लिया है, और अपने शब्दों में ढाल कर मैं डॉक्टर साहब के लिए कुछ
आपके सामने एक भेंट जो है जिसे बोलते हैं, मैं हमारा डीएवी कॉलेज पेहवा का सम्मान आपके समक्ष में रख रही हूँ। मैं तो चली जाऊंगी, आप सबको बता दीजिएगा कि सुमन नहीं, डायरेक्ट जो है डीएवी कॉलेज पेहवा समग्र रूप से एक परिवार के रूप में यहाँ पर आया था। सुमन अकेली कभी भी नहीं आती है। मेरा ये भी एक मुख्य पर्पस था कि मेरे साथी मेरे कॉलेज से निकले हुए अनगिनत जो है वो प्रिंसिपल बने हैं पूरे हरियाणा में और वाइस चांसलर बने हैं। तो ये मान लीजिए मैं उस महाविद्यालय से हूँ जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों की एक नर्सरी है। मुझे बड़ा गौरव महसूस होता है और जहाँ भी अपने पुराने उन साथियों से जब मिलती हूँ तो मुझे वो लगते ही नहीं, मैं उनको कुर्सी से बिल्कुल अलग देखती हूँ, अलग करके आंकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो वो वही डॉक्टर रणपाल जी हैं जैसे कि मेरे कलीग थे। मेरे लिए वो वाइस चांसलर नहीं है। तो मेरी ये फीलिंग्स हैं जो मैंने कुछ अपने कॉलेज की लिखी है, आपके रूबरू मैं सुना देती हूँ आपको। एक बेशकीमती सौगात देकर भेजा है। माननीय कुलपति जी, आपको डीएवी कॉलेज पेहवा ने एक बेशकीमती सौगात देकर भेजा है। अपनेपन के लिफाफे में हंसी और ठहाकों को बंद करके भेजा है। दुआओं को तेरे इर्द गिर्द सजा के भेजा है। एक बेशकीमती सौगात देके भेजा है। माननीय कुलपति जी, एक बेशकीमती सौगात देकर भेजा है। जो भेजी है तुम्हें मुस्कुराहटें, उनमें कोई तंज नहीं है। हंसी में कोई दम नहीं है, ठहाकों में कोई तंज नहीं है। तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए दुआओं को भी छान छान के भेजा है। मिलावट ना होने देना इनमें, मिलावट ना होने देना इनमें कभी तुम, ये भी कहकर भेजा है। एक बेशकीमती सौगात देकर भेजा है। कभी उलझो अगर जीवन की व्यस्तताओं में, कभी उलझो अगर पद प्रतिष्ठाओं में, उनको सुलझाने की ऊर्जा हमारे प्रांगण से मिलेगी। चले जाना कहीं भी, हम जैसी बात ना मिलेगी, हम जैसी बात ना मिलेगी। आज फिर लक्ष्य को जीतने का मंत्र तेरे लिए भेजा है। एक बेशकीमती सौगात देकर भेजा है। तू हमारे प्रांगण का हिस्सा था, है और रहेगा, और हम तुझे दुआओं के लिफाफे देते थे, हैं और देते रहेंगे। धन्यवाद। ये भावनाएं हैं जो आप अपने सर तक पहुंचा दीजिएगा। अब थोड़ा सा हटके केवल 5 मिनट ही मैं लूंगी। विभिन्न सामाजिक जो हमारी सामाजिक मूल्य हैं, उन सामाजिक मूल्यों से हम बाहर नहीं हैं, वो हमको और आपको सबको पता है। वो तभी हम पूरे तरीके से सुलझ सकते हैं उनमें और सुलझा सकते हैं यदि हम अपनी भाषा की ओर गौर करें। ये हमारा हिंदी की दशा और दिशा जो है, एक साहित्यकार जो निरंतर, जैसे मनीष सर जो है वो निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं, तो वो वैसा प्रयास जो है वो जारी रहना चाहिए। जब किसानों का ये आंदोलन हुआ था और उस समय काफी किसी से वो बात जो है हर एक की निगाहों में है, हर एक को पता है कि 1 साल तक क्या स्थिति थी। उस समय मैंने कुछ लिखा था किसानों के लिए। वो चंद लाइनें मैं आपके समक्ष जो रख रही हूँ, क्योंकि वो मेरी पंक्तियां वहां पर गाई गई थी तो मुझे अच्छा लगा था। बरसों की मेहनत निचोड़कर नहीं निकलता एक पल खुशी का। देखा है सदा हाल बेहाल अन्नदाता तेरी जिंदगी का। भ्रम है हुक्मरां को आग में तपता रहेगा तू, पर राख नहीं उड़ाएगा। पथरीली आंखों से सपने देखता रहेगा तू, पर साकार ना कर पाएगा। भ्रम है हुक्मरां को। रंग बिरंगे संवादों में फंसकर, सियासत के दांव पेचों में उलझकर, बस यूं ही मर जाएगा। गुमां है हुक्मरां को। व्यवस्थाओं की छलनी ने छान दिए घोड़े हाथी बड़े बड़े, पर चीटी सा तू कब तक जन पाएगा।
कब तक छन पाएगा। जितना होना था जार जार हो चुका अन्नदाता, जितना होना था तार तार हो चुका अन्नदाता। तेरे पीछे खड़ी है माओ बहनों की लंबी कतार, तू देख निहार दुहाओं का संसार अन्नदाता। अपनी मेहनत के तरकश में तू हल्का तीर सजा ले, ना फंसना हुक्मरां के सर्कस में, प्रपंच ये लाख रचा ले। हरी भरी तेरी इमारत को सदियों से ही तो खंडहर किया, हद हो गई अन्नदाता, खंडहर भी खंडहर ना रहने दिया। हो गया जब आमना सामना सियासतदारों से, बढ़ा कदम होश जोश में फेंके हुए अंगारों पे। ओ भोले भाले मिट्टी सोने के दिल वाले, बस इतना तो तुझे करना ही होगा कि बरसों की मेहनत निचोड़ कर निकल आए तेरा एक पल खुशी का। देखा नहीं जाता हाल बेहाल तेरी जिंदगी का अन्नदाता, तेरी जिंदगी का। ये क्योंकि मैं स्वयं किसान परिवार से हूँ, मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं। शायद मैंने मिट्टी में मिट्टी होकर देखा हुआ है और क्या कुछ हमें देखना और भुगतना पड़ता है। और अगर उस मिट्टी में मिट्टी होकर देखें, अर्थात वास्तव में अगर खेती करके देखें, तो पता चलेगा कि जिंदगी क्या है और किसान क्या है। मैंने बहुत खेती की है, इसीलिए दावे से मैं जो ये बात कहती हूँ। और ये ही मेरा दुख था, आक्रोश था उस समय अन्नदाताओं के लिए, जो कविता मेरी वहाँ पर काफी पढ़ी गई थी। यहाँ इसके बाद मैं अपने आखिरी मुकाम पर पहुँच रही हूँ। बेटा जी, जब बच्चे मुस्कुरा रहे हैं कि जोश आ गया, क्योंकि जब आप मिट्टी से जुड़ते हैं तो उस समय कुछ भी होश नहीं रहता कि आपके इर्द गिर्द क्या है। जबकि मेरे सामने इतनी महान हस्तियां बैठी हैं और मेरी आवाज और सुर ऊंचा हो गया, वेरी सॉरी। लेकिन ये जज्बात हैं जो कि कंट्रोल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास जन्म जो ईश्वर जो हमें जन्म दे रहा है, वो जस्ट हमें क्या दे के भेजता है? अपना, जिसको कहे हमारा अपना, हमारी इमोशंस जो वेरी प्रेशियस हैं। इमोशंस ही हमारे साथ आती हैं, हमारे साथ जाती हैं, हमें ये जिंदा रखती हैं। इमोशन नहीं तो कुछ नहीं है। भावों के बिना तो सब जीरो है, वो आप भी समझ सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, क्योंकि दीक्षा आरंभ जो आपका ये समारोह भी है और इसमें गुरु की बात हुई है। गुरु सबसे पहला जो है वो माँ है। माँ, माता और पिता दोनों ही हैं, लेकिन विशेषकर गुरु के रूप में माँ है। माँ के लिए बस 3 या 4 पंक्तियां मैं कहूँगी कि जब माँ मैं चाहती हूँ, मैं देखती हूँ, तो लगता है कि किसी के माँ बाप बूढ़े नहीं होने चाहिए, किसी के माँ बाप लाचार नहीं होने चाहिए, कमजोर नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या करें? तो इस स्थिति में मैंने लिखा था कि जब मेरी माँ को मैंने बहुत बूढ़े होते हुए देखा, और मेरी माँ जो इतना काम करती थी, मैंने जब उसको झुकते हुए चलते हुए देखा, तो जस्ट 4 लाइनें मैं आपके सामने रख रही हूँ कि गुजरता है वक्त अवस्थाएं घोर होती हैं। गुजरता है वक्त अवस्थाएं घोर होती हैं, विधाता नियम है बनाता, माँ भी कमजोर होती है। विधाता नियम है बनाता, माँ भी कमजोर होती है। रब की भी रही होंगी कुछ मजबूरियाँ, रब की भी रही होंगी कुछ मजबूरियाँ, वरना वो इस दुनिया को, माँ की दुनिया को बूढ़ी ना होने देता। निकल आता मूरत से बाहर, इसे लकीरों में न भरता, इसे लकीरों में न भरता। रब की भी रही होगी कुछ मजबूरियाँ, वरना वो माँ को बूढ़ी नहीं होने देता। तो अब माँ जब कहिए कि एक इतनी खूबसूरत जो नेमत ईश्वर हमारे साथ सदा है, माँ के रूप में है, गुरु के हर रूप में है, लेकिन माँ के रूप में है, वो पूरे तरीके से है। कभी भी अपनी माँ को आप जाके, आज मेरे कहने से बच्चों एक बार देख लेना अपनी माँ को जी भर के, वास्तव में सारे ईश्वर दिखाई देंगे। कोई ऐसा ईश्वर नहीं होगा कि ना दिखाई दे आपको। इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर सारी ताकतें हैं। आप अगर
है कि जीवन में हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, कौन सा उद्देश्य लें, क्या ध्येय लें, किधर जाएं, कैसे करें। जब आप कई बार इन समस्याओं से घिरे होते हैं, ऐसे बेचैन से हुए फिरते हैं, शांत होकर माँ को देख लेना, शांत होकर माँ से पूछ लेना, माँ क्या करें। वो बिल्कुल, अगर वो गांव वाली भी है जिससे मेरी माँ है, तू तो मेरे से ज्यादा समझदार है, चुप बैठ के, शांत बैठ के एक बार सोच के तो देख, तुझे रास्ता मिलेगा। इसमें ही रास्ता मिल जाता है। तो माँ सबसे बड़ा गुरु है। दीक्षांत समारोह के इस सबसे बड़े गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ, गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। सड़क पर चलता हुआ जो भी हमको कुछ भी सिखा कर गया वो सब हमारे गुरु हैं, उन सबको प्रणाम। और अंत में फिर से इस विश्वविद्यालय को प्रणाम जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।